को ये पता लग जाएगा कि अब सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में है कि जो अन्याय अत्याचार करेगा उसका इलाज हो जाएगा, तो अन्याय अत्याचार भी रुक जाएंगे। तीसरी मांग है किसान विरोधी काला कानून वापस लिया जाए। तो किसान तो 100 से ज्यादा दिन हो गए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को तो फर्क नहीं पड़ा, जनता को भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता को लगता है किसानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई नहीं है। इस देश का इस देश की रीढ़ है और उस रीढ़ को सरकार तोड़ देना चाहती है। क्योंकि जब कोरोना काल आया तो जब जीडीपी माइनस में चली गई, तो अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा था तो वो कर्सी थी, जो 16% से बढ़ के 20% हो गई, और इसने जीडीपी जो है जीडीपी को संभाल के रखा और गरीबों को कोरोना काल में लॉकडाउन के समय पेट भरने के लिए राशन मिला। आज उन किसानों को, देश के किसानों को बर्बाद कर देना चाहती है सरकार। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसानों की सरकार होती या उनका तो शायद ऐसा कानून बनता ही नहीं, और बन भी जाता तो लागू नहीं होता। तो चौथी मांग ये है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 16% आरक्षण तत्काल लागू करे छत्तीसगढ़ सरकार। और मांगने वाला समाज कभी शासक नहीं होता है, तो हर मांग में मैं पढ़ रहा हूं मांग ही रहे, तो छत्तीसगढ़ सरकार तब आपकी मांग मानेगी जब आप इनकी कुर्सी जो है इनके नीचे से खींच लोगे या इनकी कुर्सी को हिला दोगे। इनको पता लग जाएगा कि आप गिरने वाले हैं, अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए आपकी मांग को मान सकते हैं, वरना मुझे। चौथी मांग यह है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का जल, जंगल, जमीन का संपूर्ण हक अधिकार जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में है, वो लागू करे राज्य सरकार। और मैं किसी से, क्योंकि मैं संवैधानिक रूप से अपनी बात रखता हूं, तो मैं किसी से नहीं डरता हूं भारतीय संविधान के अलावा। मैं जानता हूं कि यहाँ की सरकार ने किस तरह आदिवासियों की जमीन छीन छीन के और उनको जो है घुट घुट के मरने के लिए जो है तैयार किया है। तो मुझे सरकार से तो उम्मीद नहीं है, बाकी मुख्यमंत्री कर दे तो बहुत अच्छी बात है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे छत्तीसगढ़ सरकार। और सरकार ने तो किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगी, और फिर इनसे सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा, जो वो पटेल रिपोर्ट है कि भाई आप दे दो तो हम इसको लागू कर देंगे, तो वो तो आज तक नहीं दी। यानी कि वो इनका चुनावी हथकंडा था लोकसभा में आपकी वोट को लूटने के लिए। इस सोए में समाज को समझना चाहिए कि ये अगर शोषण करने वाला शोषितों का, सताए लोगों का रहनुमा हो जाएगा, उनका मालिक हो जाएगा, तो ये बात कहीं से सत्य नहीं है। ये अपनी राजनीतिक व्यवस्था को संभालने के लिए आपकी बात कर देंगे, बाबा साहब के जयकारे लगा देंगे, बहुजन समाज के हितों की जो है गाथाएं पढ़ देंगे, लेकिन आप पे काम नहीं करेंगे। एक मांग ये है कि भूमिहीन व आवास विहीन दलितों को जमीन व मकान तत्काल छत्तीसगढ़ सरकार दे। देश व प्रदेश में हो रहे महिला अत्याचार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। केंद्र की सरकार सीए, एनपीआर, एनआरसी कानून को रद्द करे। तो वो तो आंदोलन से और सरकार के सामने आंख से आंख मिला खड़े होकर वापस, मुझे नहीं लगता कि ऐसे वापस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बैकलॉग के पदों को तत्काल भर्ती किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण यथावत रखा जाए। और ये एक बहुत गंभीर मामला है, और इस पे तमाम तरह के पिछले दरवाजे से बात करके सरकार ने यहाँ दलितों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट लिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये करेंगे, और कर दे तो बहुत अच्छा है। राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंक सहित किसानों को के सभी बैंकों कर्जा पूर्ण रूप से माफ करें। वर्तमान की प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में जारी जन घोषणा पत्र तत्काल पूरा करे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये घोषणा पत्र इन सरकारों के सिर्फ जनता की वोट को लूटने के लिए होते हैं, चुनाव के बाद इन पे कभी अमल नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इनके एजेंडे में हम लोग हैं ही नहीं। और मैं जब अपनी बात रखूंगा तो उस पर विस्तार से
अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मियों से किया गया वादा नियमितीकरण का तत्काल पूरा करें। और यह भी एक तरह का झूठ ही होगा जो पूरा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों को एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन लागू की जाए। और जांजगीर चांपा, जहां से माननीय काशीराम साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसका नाम जिला काशीराम जी के नाम से किया जाए। और देश में जितने शासकीय संस्थान को निजीकरण किया जा रहा है, उन सबको उनका सरकारीकरण जो है दोबारा किया जाए, ऐसी ये मांग है। और मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं जिम्मेदार होने के नाते कि सरकार आपकी इनमें से एक भी मांग पूरी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार आपकी नहीं। अब मैं अपनी बात रखता हूं कि ये जो मांगे हैं, हमारा जो आंदोलन सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में चला था, जिसमें साइकिल पे, पैदल या तमाम तरह के सस्ते संसाधनों पे संघर्ष करके बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने के लिए आंदोलन जो तैयार हुआ था, अब वो किन्हीं कारणों से पीछे हट गया है। और हट इसलिए गया है क्योंकि हमने सिद्धांत जो है वो छोड़ दिए। देखिए, समझिए, लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है। और जब हमारे विचार ही बदल जाएंगे तो लड़ाई कैसे वास्तविक तौर पे चली जाएगी, सिद्धांतों पे कैसे चली जाएगी। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं, समय से इनके एजेंडे में जो बुनियादी जरूरतें हमारी हैं वो कभी रही नहीं। जैसे गैर बराबरी पे आधारित समाज जो है, ये हमारी बुनियादी जरूरत है कि इसको खत्म किया जाए, समता समानता बंधुत्व भाईचारा बने। इस पे तो गांधी जी के समय में काम नहीं हुआ, तो अब ये लोग क्या करेंगे। हमारी जो मांग है समानता की, हमारी जो मांग है स्वाभिमान सम्मान की, हमारी जो मांग है अन्याय अत्याचार को रोकने की, हमारी जो मांग है अधिकारों की, इन पे तो तब काम नहीं हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, तो अब कैसे होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार आपको दिला के ये कहा, जो बात में आपसे कह रहा हूं बड़े गौर से सुने नौजवान। आज 19 मार्च है और 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भाषण दिया था, और वो भाषण ये था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं, अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, यानी कि मेरे समाज के, बहुजन समाज के लोग अपनी आंखों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या होते देख रहे हैं। कैसे गुलामी से मुक्ति होगी बताओ, कैसे कैसे जीतेंगे। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, बैलेट मशीन से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। तो वोट तो बहुजन समाज के पास है, और सरकार किसकी है, जिनसे मांग रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद जब जेल गया था और 16 महीने मैंने एक एक दिन ये सोच के काटे कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा, जो मैंने सहा है वो किसी और को ना सहना पड़े। इस गैर बराबरी पर आधारित इस व्यवस्था को हम लोग काटने का काम करेंगे। ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में जिसको काटने के लड़ते रहे, इन बेड़ियों को नौजवानों के सहयोग से हम लोग
काटने का काम करेंगे। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि कई आंदोलन ऐसे हुए, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन हो या तुगलकाबाद मंदिर का आंदोलन हो, कि कभी भी भीम आर्मी के नौजवानों ने हिम्मत नहीं हारी। आपको 2 अप्रैल का आंदोलन भी याद होगा, 2 अप्रैल आने वाली भी है, बिना संघर्ष किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे, अगर सत्ता चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में कितना संघर्ष हो रहा है ये मुझे नौजवानों को बताने की जरूरत नहीं। अगर संघर्ष कोई कर रहा है पूरे भारत के अंदर, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीम आर्मी के नौजवान एक एक दिन, एक एक रात, आंधी तूफान को ना देखते हुए मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमे के ऊपर लगते हैं, और कोई राजनीतिक पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती। मैंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया क्योंकि हमें सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना है। क्योंकि अगर सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी तो आंदोलनों से, अगर आप चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन हो, आप चाहते हैं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चले, आर्थिक मुक्ति हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, तो उसके लिए आपको सत्ता को प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि सब पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल देगी। तो जब जिन लोगों के भरोसे हम लड़ रहे थे, उन्होंने तो बहुत लंबे समय से पहले हमें कह दिया कि हम तो इनको जानते नहीं है, ये तो आरएसएस के एजेंट है, ये तो भाजपा के एजेंट है। फिर कुछ दिनों बाद उनको लगा कि नहीं, ये बात तो सकारात्मक नहीं हो रही है, ये तो पूर्ण रूप से जो है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस के एजेंट है, ये तो फलानी पार्टी का एजेंट है। मैं ये कहता हूं छत्तीसगढ़ की धरती पे कि मैं बहुजन समाज का सबसे बड़ा एजेंट हूं, और बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करके बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का बहुजन राज का सपना जो है मैं पूरा करूंगा। और मैं एजेंट हूं बहुजन समाज का और रहूंगा। और जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं ना बिकने वाला आपका भाई रहूंगा। मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं। मैंने पहले दिन ये कहा था कि वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले, क्योंकि मैंने माननीय काशीराम साहब की असली पीड़ा को देखा है। पीड़ा ये थी कि जिसको तैयार किया गया उसने अपने निजी स्वार्थ में, कहीं पैसों के आगे, कहीं एमपी एमएलए के पद के आगे, कहीं किसी और सुविधा के आगे अपने घुटने टेक दिए इस व्यवस्था के सामने। तो उनका आंदोलन जो है अगर चलाना इतना आसान होता तो पता नहीं कितने काशीराम पैदा हो जाते। ना तो बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा पैदा हो सकते हैं, ना मान्यवर काशीराम साहब दोबारा पैदा हो सकते हैं, ना ही कोई और महापुरुष दोबारा पैदा हो सकता है। अगर उनका कारवा का बढ़ाना है तो अपने दिमाग में जाके सोचना कि उनका कारवा उनके सिद्धांतों को बिना आगे बढ़ जाएगा क्या। इसलिए भीम आर्मी की जरूरत पड़ी, क्योंकि दबे कुचले समाज के लोग की जो ऐतिहासिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना। और अगर वो पूरा करने की बात है तो संविधान में सारे अधिकार दिए गए हैं, पूरा खुद में खुद हो जाता, अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन अधिकार दिए तो गए हैं, अधिकार लागू कराने पड़ते हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं, नीतियां बनानी पड़ती है। इसलिए सत्ता में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज छत्तीसगढ़ की धरती पे हूं, क्योंकि ये बहुजन मूवमेंट का गढ़ है। यहाँ बहुजन मूवमेंट के सिपाही रहते हैं, यहाँ बहुजन मूवमेंट की गर्म धरती है। मैं तो आज माननीय अध्यक्ष जी के निवेदन पे और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे सिर्फ और सिर्फ ये देखने जानने के लिए आया हूं कि जब पूरे अधिकार खत्म हो जाएंगे, जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तब हम लोग लड़ने के लिए आएंगे। अब तो बैलेंस भी नहीं बचा, अब तो सरकार ईवीएम से बन जाती है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग ये कहेंगे ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है तो ये जो चुनाव लोग लड़ने जाते हैं, ये ईवीएम मशीन से चुनाव लड़ने क्यों जाते हैं? हमने तो छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। जब उनको ये पता है कि ईवीएम से वोट चोरी हो जाएंगी तो वो क्या हमें धोखा देने के लिए चुनाव लड़ने जाते हैं? मैं ये कहता हूं कि ईवीएम में खराबी है। मैं यहां मगर पहले पूरे भारत के अंदर
हर गांव स्तर तक अपने संगठन को मजबूती से तैयार करूंगा। जैसे हमने 2 अप्रैल का आंदोलन लड़ा था, हम अपने प्राणों के बलिदान देते हुए भी इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए 2 अप्रैल जैसा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ भी लड़ेंगे। और इस ईवीएम को जो है, इस ईवीएम का जो इलाज है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उन्होंने इस देश को लगी तमाम बीमारियों के इलाज करे जो हजारों साल से लगी हुई थी। इस ईवीएम का इलाज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा आप सब लोगों के सहयोग से करेगा। आप लोग याद रखिएगा मेरी बात को। तो मैं ये नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं, ये निजीकरण कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाए से, उधार लेके साहूकार से अपना पेट काट के हमें पढ़ा पढ़ा के तैयार किया कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी बताओ? जब संविधान ही नहीं बचेगा तो तुम्हारा सम्मान कहां से सुरक्षित रहेगा? मैं छत्तीसगढ़ की धरती पे, जो गुरु घासीदास जी की धरती है, सतनामी धरती है, मैं ये आह्वान करता हूं नौजवानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, बहनों से, अपने छोटे प्यारे बच्चों से कि आओ, खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ और वास्तविक चीजों को पहचानो। अगर आज आप ये सोचते हैं कि भाजपा कांग्रेस आपकी देशी है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि आप ये समझ ही नहीं पाए कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तो मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, और जिंदा काम होने के नाते मैंने निर्णय लिया अपने साथियों के सहयोग से कि हम मिशन चलाएंगे। और वो मिशन जो है, वो अधूरा मिशन जिसको मान्यवर काशीराम साहब छोड़ के गए हैं, वो पूरा करना है। और वो सत्ता के चरणों में बैठ के पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उनका एक नारा था, नौजवान नहीं पढ़ते हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि उनका नारा था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट सीएम पीएम। और अगर आपको अपने सीएम बनाने हैं तो पहले अपने डीएम बनाओ, और अगर आपको अपना पीएम बनाना है तो पहले अपने सीएम बनाओ। अगर 2, 4, 6, 8 प्रदेशों में आपके सीएम होंगे तब जाके आपका पीएम बनेगा। यहां तो जिनकी 10 सीटें भी नहीं होती वो ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मैं आपको झूठ से निकालने के लिए आया हूं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, रोटी खाते, मेहनत करते, ईमानदार कौम है। देखो, मुझे एजेंट कहने से कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा काम करने से। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे तो खिलाफ ये मौसम भी है, और आप तो तमाम वो लोग हैं जो परिवर्तन के खिलाफ है। इस मौसम से तो हम लोग नहीं डरते और हम उनसे भी नहीं डरते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग जल्दी तैयार नहीं हुए तो आने वाले कल में आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे, और जब आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे पहले था, जैसे जानवरों की तरह आप पहले जीते थे, बिना अधिकार के, अधिकारों से वंचित। ऐसे आप दोबारा हो जाएंगे। लेकिन ना तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की दोबारा हत्या होने देंगे और ना ही समाज को उस हालात में जाना देंगे जो भारतीय संविधान से पहले था। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी गांव गांव जाके साइकिल यात्रा से, छोटी छोटी करके, मीटिंग करके, वॉल पेंटिंग करके हम बहुजन मिशन को दोबारा खड़ा करेंगे और गरीबों का राज स्थापित करने के लिए आंदोलन को चलाएंगे। मैं से आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारे नौजवान साथी और पुराने जो कैडर लोग हैं वो इस आंदोलन में हमारी मदद करेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे? जो लोग दोनों हाथ उठाएंगे मैं उनको ये मांगूंगा कि वो मदद करेंगे। जो लोग एक हाथ उठाएंगे मैं ये सोचूंगा कि अभी वो तैयार नहीं है
और जो दो हाथ उठाए हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पूर्ण जिम्मेदारी से आंदोलन को चलाते हैं तो मैं आपको सफलता की गारंटी देता हूं। अगर आप पूर्ण ईमानदारी से अपने निजी स्वार्थ त्याग कर मूवमेंट को सब प्रायोरिटी समझते हुए बहुजन भाईचारा तैयार करते हैं, की गारंटी देता हूं। और अगर आप अपने काम को सही तरह नहीं करेंगे तो हमें सफल होने में समय लग सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत के अंदर नौजवानों में परिवर्तन की भावना तैयार कर दी है। अगर पहले से प्रशिक्षित लोग यानी कि जोश के साथ अनुभव हमारे साथ आ जाएगा, वो हमारे नौजवानों को कैटराइज करने में मदद कराएगा, तो हमारी स्पीड जो है वो बुलेट ट्रेन से ज्यादा जो है तेज हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब अम्बेडकर का और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा होगा। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जिस अवस्था में हम लोग संविधान से पहले क्या आप दोबारा जीना चाहते हैं? तुम रोल रखे रहो लास्ट तक। कितने लोग हैं दोबारा जीना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो एक गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं? बताओ। तो इसका मतलब आज ये भी मानते हैं ना कि अभी आप गुलाम हैं। जिनका राज नहीं होता वो गुलाम होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ आया जरूर हूं पहली बार, लेकिन मैं आखिरी बार नहीं आया हूं। मैं छत्तीसगढ़ आऊंगा भी, छत्तीसगढ़ में मेहनत भी करूंगा, संगठन भी तैयार करूंगा और आपको विश्वास भी दिलाता हूं ईमानदार होने के नाते कि लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि जिसकी सफलता नहीं रोकी जाती, जिसको रोका नहीं जा सकता, उसकी बुराई की जा सकती है, उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। तो बस मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि आपकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है और अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो ये बहुत कष्टदायक होगा। अच्छा देखो, आपने दोनों हाथ उठाए तो आपने देखा कि माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। जैसे आपने दोनों हाथ उठाए तो बारिश वाले भी जो है वो डर गए। तो इससे यह भी पता लगता है कि यहां बैठे लोगों की तमन्ना भी सच्ची है। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत जो है जिम्मेदारी की बात है, समझदारी की बात है कि अभी अध्यक्ष जी ने यहां से कहा कि ये गौरव की बात है कि भैया को 100 लोगों में सम्मानित किया गया। मैं बस आपको कुछ बताना चाहता हूं। दुनिया के अंदर 193 देश है। कितने देश है? 193। कितने देश है? 193। 193 देशों में से 100 लोग, यानी कि लगभग 2 देशों में से एक व्यक्ति। और भारत के अंदर भारत की आबादी है 136.64 करोड़। कितनी आबादी है? लगभग 137 करोड़। उनमें से एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति जो किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, जो किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं है, राष्ट्रपति का बेटा नहीं है, जो किसी MP MLA का बेटा नहीं है, जो किसी ग्राम प्रधान का भी बेटा नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है। और बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों के रास्ते को आगे लेके चल रहा है, उस कारवा को आगे लेके चल रहा है। उस आपके अपने खून को जो है वो गौरव, वो सम्मान अगर दुनिया में मिलता है तो इसका मतलब आप समझते हैं। उन्होंने अपने उस नोट में लिखा है, जो नोट उन्होंने बनाया है मेरे ऊपर, कि भारत के दुनिया के अंदर उभरते हुए नेता जो भविष्य को आकार दे रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति भारत के अंदर अगर कोई है तो चंद्रशेखर आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मेरी सफलता नहीं है, ये हम सब लोगों की साझी सफलता है, क्योंकि आप सब लोग चंद्रशेखर हो और मुझे बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो आप सब लोग का। तो मैं छत्तीसगढ़ के
नौजवान हमारे नेताओं को जो छत्तीसगढ़ का भविष्य और आने वाले कल में देश का भविष्य बनेंगे, उन सबका धन्यवाद करता हूं। इस सम्मान के लिए अगर आप लोग मेहनत ना करते, आप लोग ना करते, आप लोग अपने कैरियर की परवाह करते और मूवमेंट ना चलाते, आप भी पैसे वालों की तरह समझौता करके घर में बैठ जाते, तो शायद ये सम्मान आपके भाई को नहीं मिल पाता। तो मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये सोया हुआ समाज जो ताकतवर तो बहुत है, इतना ताकतवर है कि पहाड़ का सीना काट के रास्ता बना देता है। दशरथ मांझी याद है या नहीं है? इतिहास बल देता है। बिरसा मुंडा याद है या नहीं है? तो हमने और हमारे महापुरुषों ने ये जो अधिकार हमें मिले हैं, ये फ्री में नहीं मिले हैं। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है नौजवान साथियों, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसके बाद जो है इस भारत को लोकतंत्र मिला और इस भारत को संविधान मिला और आपको भी बराबरी के अधिकार मिले। लेकिन अधिकार अभी संविधान है वो लागू नहीं हुए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले हाथ बुरे हैं, उनकी नीयत बुरी है, उनकी नीति बुरी है, तो अंततः संविधान बुरा ही साबित होगा। और उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी बुरा हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीति अच्छी है, तो अंत संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो ये जो लोग सरकारों में बैठे हैं, इनके आगे जनता को इसलिए मांगना पड़ रहा है क्योंकि ना तो इनकी नीयत अच्छी है, ना इनकी नीति अच्छी है। मैं संविधान की तरफ से गारंटी आपको देता हूं कि लोकतंत्र में 7 चीजों की गारंटी, या मीडिया के लोग भी खड़े हैं, इसको नोट कर लेना कि 7 चीजों की गारंटी लोकतंत्र में आजाद समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक को देगी। अगर छत्तीसगढ़ में आजाद समाज पार्टी का काम आगे बढ़ता है, उनको मौका मिलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 7 की 8 चीजें आजाद समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को देगी, क्योंकि ये संविधान देता है, कोई पार्टी नहीं दे सकती। समझ रहे हैं? बस इन सरकारों ने कभी इस पे बात नहीं की आपसे। यहां पूरे अधिकार हैं, लेकिन सत्ता में वो लोग बैठे, संविधान को वो लोग चला रहे हैं जो लोग नहीं होती लेकिन भगवान से कम भी नहीं होती। एक मरे हुए व्यक्ति को सत्ता जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन के लोग हैं, आईबी इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। एक मरे हुए व्यक्ति को सत्ता जिंदा नहीं कर सकती, वरना सारे काम जो है सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार कर, और वास्तविक सत्ता का, वास्तविक लोकतंत्र का, वास्तविक संवैधानिक अधिकार का, उसने मानता आधारित गैर बराबरी के खिलाफ समता, बंधुत्व, भाईचारे में आधारित बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाली सरकार बनेगी।